वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आइए क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया को शुरू करते हैं। हमारे पहली वाली वीडियो में हमने एक ओवरव्यू और इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें हमने देखा कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब वन बाय वन करके हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है वर्ल्ड वार वन एंड इट्स इफेक्ट्स। देखिए, 1914 से 1918 तक का जो टाइम था, इसमें पूरी दुनिया दो फैक्शंस में डिवाइड हो गई। एक तरफ अलाइड पावर्स थे, दूसरी तरफ सेंट्रल पावर्स थे। तो अलाइड और सेंट्रल पावर्स जब लड़ रहे थे तो ब्रिटेन का पूरा ध्यान अब इस ग्रेट वॉर की तरफ था। ऐसे में इस वॉर को कंटिन्यू करने के लिए बहुत सारे वॉर एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा दिया गया, क्योंकि वॉर सप्लाईज को फुलफिल करना था। अब वॉर सप्लाईज को फुलफिल करने के लिए ये जो पैसा था, ये कहां से आना था? ये सारा पैसा ब्रिटिश सरकार ने अपने कॉलोनीज से ही एक्सप्लॉइट करना था। तो यही हुआ। वर्ल्ड वार वन में जब पैसे की जरूरत हुई, बहुत सारा वॉर एक्सपेंडिचर्स बढ़ गया, तो उस समय सरकार ने नए नए तरह के कस्टम ड्यूटीज को इंक्रीज किया, नए नए तरह के टैक्सेस को इंट्रोड्यूस किया, इनकम टैक्स लगा दिए गए। इसके अलावा वहां पर फ्रंट्स में, डिफरेंट फ्रंट्स में लड़ाई के लिए जब सिपाहियों की जरूरत पड़ी, सोल्जर्स की जरूरत पड़ी, मैन पावर की जरूरत पड़ी, तो भारत के गांव के क्षेत्र से बहुत सारे लोगों को फोर्सफुली आर्मी में रिक्रूट कर दिया गया और उनको भर्ती करके लड़ने के लिए भेज दिया गया। तो दोस्तों, वर्ल्ड वार वन का हमारे भारत के समाज पर और आर्थिक व्यवस्था पर, सिचुएशन पर बहुत ही बुरा असर हुआ। तो क्या हुआ कि लोगों के लिए न्यू हार्डशिप्स क्रिएट हुई। वर्ल्ड वार वन से वॉर एक्सपेंडिचर्स बढ़ गए। वॉर एक्सपेंडिचर बढ़ने से सरकार को यह पैसा वसूल करने के लिए पहले से बहुत सारा टैक्सेशन सिस्टम था, ओवरबर्डन थे लोग टैक्स से, और ज्यादा नए नए टैक्सेस को इंट्रोड्यूस किया गया। वॉर लॉन्स की जरूरत थी सरकार को, तो कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई, इनकम टैक्स बढ़ाए गए, फोर्स इक्विपमेंट किया गया सिपाहियों का। और इसी समय एक प्रॉब्लम क्या हुई कि 1918-1919 में फेमाइन होने से, क्योंकि उस समय भारत में जो एग्रीकल्चर थी वो टोटली नेचर पर डिपेंडेंट थी, और बहुत सारे इलाकों में रेनफॉल ना होने के कारण क्रॉप फेलियर हो गया था। तो जब वर्ल्ड वार वन चल रहा है, इसी समय क्रॉप फेलियर होने से फूड की शॉर्टेज हो गई। इससे लोगों की हार्डशिप्स और ज्यादा इंक्रीज हो गई। दूसरा, जो लोगों की जरूरत की जो चीजें थी, एवरीडे यूज की चीजें थी, उनका प्रोडक्शन बंद कर दिया गया या कम कर दिया गया। और वॉर सप्लाईज को पूरा करने के लिए, वॉर एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए, वॉर सप्लाईज को पूरा करने के लिए फैक्ट्रीज में अब वेपन्स बनाए जाने लगे, आर्म्स बनाए जाने लगे, सोल्जर्स के लिए यूनिफॉर्म्स बनाई जाने लगी। तो इस तरह की सप्लाईज को पूरा करने के लिए जो मार्केट गुड्स थे उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, बेसिक जरूरत की चीजों को का प्रोडक्शन कम करके घटा दिया गया, और वॉर सप्लाईज को फुलफिल किया गया, जिससे लोगों को और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी दौरान वर्ल्ड वार वन के टाइम पर भारत के बहुत सारे इलाकों में एक तो क्रॉप फेलियर हो गया था, दूसरा एक, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है ना, पूरे दुनिया में कोरोना से कोई बचा हुआ नहीं है, सब लोग अफेक्टेड हैं। इसी प्रकार उस जमाने में 1918 और 1919 के टाइम में भारत में, महाराष्ट्र में, गुजरात में और बंगाल के एरिया में प्लेग जैसी महामारी फैल गई, इन्फ्लुएंजा फैल गया। तो इस तरह का जो एक इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक जो फैला, उसमें लगभग 12 से 13 मिलियन लोग, यानी 120-130 करोड़ लोग मारे गए। तो वर्ल्ड वार वन का ये जो टाइम पीरियड है, इसमें भारत के लोगों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स को बढ़ा दिया। तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड वार वन भारत के सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के लिए बहुत ही बुरा समय था, और इस समय लोगों की प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ गई। जिससे पहले से ही जो लोग परेशान थे, वो ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट और ज्यादा ट्रिगर्ड हो गए, उनका गुस्सा और ज्यादा ट्रिगर हो गया, एंगरनेस और ज्यादा हाई अप हो गई, बर्दाश्त के बाहर हो गए लोगों के।
फोर्सफुली उनको जो है फोर्स में भर्ती किया जा रहा है और बाहर भेजा जा रहा है। प्लस उनके प्रोडक्शन के लिए उनको एप्रोप्रिएट वेजेस नहीं दी जा रही थी, इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा थी। ब्रिटिश ऑफिसर्स को ज्यादा सैलरीज मिलती थी, इंडियन ऑफिसर्स को कम। इंडियन को तो ऑफिसर्स में अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलता था, 4th ग्रेड में इनको अपॉइंटमेंट मिलता था। तो जो सारे फैक्शंस के लोग पहले से ही परेशान तो थे ही, ऊपर से वर्ल्ड वार 1 के कारण इसमें और ज्यादा हार्डशिप्स एड ऑन हो गई। इसी दौरान ये हमारा टॉपिक कवर हो गया कि वर्ल्ड वार 1 के टाइम किस तरह के क्या इफेक्ट्स हुए वर्ल्ड वार 1 के भारतीय इकोनॉमी पे। तो काफी डिक्लाइन हुआ, इकोनॉमिकल डिक्लाइन हो गया, सोशल डिक्लाइन हुआ और लोग और ज्यादा परेशान हो गए। दूसरा, इसी वर्ल्ड वार 1 के टाइम पर 1915 में, सेकंड टॉपिक पर आते हैं। वर्ल्ड वार 1 के टाइम पर 1915 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अफ्रीका से इंडिया आए और 1915 से 1916 तक वो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने टूर किया, ट्रैवलिंग की, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझा। और 1916 से लेकर के वर्ल्ड वार 1 के एंड तक 1918 तक उन्होंने 3 क्षेत्रों में सत्याग्रह चलाया, नॉन वायलेंट मूवमेंट चलाई। वो तीनों ही मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी एंड हिज सत्याग्रह इन चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद, ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंपारण बिहार में लोकेटेड है। उस समय चंपारण के जो किसान थे वो बहुत परेशान थे। एक तरफ तो वर्ल्ड वार 1 चल रहा था, ऊपर से इंडिगो प्लांटेशन के लिए किसानों को मजबूर किया जा रहा था। उनको फोर्सफुली अपनी लैंड पर इंडिगो प्लांटेशन करना पड़ रहा था। पहले से ही फेमाइंस के कारण देश में अनाज की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, फूड शॉर्टेज थी। ऊपर से अनाज के बदले इंडिगो प्लांटेशन करने के लिए किसानों को मजबूर किया जा रहा था और उनको एप्रोप्रिएट वेजेस भी नहीं दी जा रही थी काम के बदले। उनके प्रोड्यूसेस का उनको सही दाम नहीं मिल रहा था, सही प्राइसेस नहीं दिए जा रहे थे। ऐसे में महात्मा गांधी ने चंपारण में 1916 में एक आंदोलन चलाया। तो चंपारण का जो आंदोलन है, जो सत्याग्रह है, वो महात्मा गांधी ने 1916 के अंत में चलाया। 1916, कई किताबों में 1916 और कईयों में 1917 भी दिया हुआ है, क्योंकि ये आंदोलन 1916 में शुरू हुआ था, 1917 तक चला था। तो 1916 में चंपारण, तो देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कई बार। महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहां चलाया? मैप पर लोकेट कीजिए, लेबल कीजिए और नाम लिखिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी ने चंपारण में चलाया, और किस लिए चलाया? इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके लिए चलाया, और वहां उनकी शर्तों को मान लिया गया। तो यहां पर सक्सेस होने के बाद, उसके बाद 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा में, यहां पर वर्ल्ड वार 1 के टाइम पर जब सरकार को अपने वार एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत थी, तो रिवेन्यूज को, जो लैंड रिवेन्यूज थे, टैक्सेस थे, उनको बढ़ा दिया गया। लैंड पर ज्यादा टैक्स लगा दिए गए, जमीनों पर ज्यादा टैक्स लगा दिए, टैक्सेस को बढ़ा दिया गया। जबकि किसान पहले से परेशान थे, क्रॉप फेलियर होने के कारण वो अपने फूड सप्लाई भी नहीं कर पा रहे थे, अपनी फैमिली को फीडअप नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में टैक्स, पहले से टैक्स बर्डन बहुत ज्यादा था, ऊपर से ये जो रेज टैक्सेस थे, इन्होंने लोगों की हार्डशिप्स को और ज्यादा बढ़ा दिया, और अब वो बिल्कुल असहाय हो गए। और महात्मा गांधी ने उनके सहयोग करने के लिए असहयोग सत्याग्रह चलाया, जिसमें महात्मा गांधी यहां भी सक्सेसफुल हुए, और इस तरीके से सरकार ने खेड़ा के किसानों का टैक्स जो है काफी रिबेट की गई, उसको छोड़ा गया, छूट दे दी गई। तीसरा, 1918 अहमदाबाद के मिल मजदूर, अहमदाबाद के जो मिल वर्कर्स थे, दे हैड लॉन्ग वर्किंग आवर्स and they were paid very less wages, so they were demanding to increase their income, to increase their wages, as well as to improve their living conditions. फैक्ट्रीज में उनके लिए ना कोई हेल्थ फैसिलिटी दी जाती थी और वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा थे, तो they were demanding to reduce the working hours and to increase little bit wages so that they can make up, or they can cope up with the increased prices of the goods.
वर्ल्ड वार वन में मैंने बताया कि वार सप्लाईज को पूरा करने के लिए जो डेली यूज की गुड्स हैं उनकी सप्लाई कम कर दी गई, घटा दी गई, जिससे प्राइस राइज हो गया, चीजों की कीमतें बढ़ गई। ऐसे में अहमदाबाद के जो वर्कर्स थे, मिल वर्कर्स थे, वो बड़े परेशान थे। तो महात्मा गांधी ने उनके लिए सत्याग्रह किया और अहमदाबाद में नॉन वायलेंट जो ये मूवमेंट चलाया गया सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा, वहां भी उनको सफलता मिली। तो इस प्रकार हमने अभी 3 टॉपिक कवर किए। वर्ल्ड वार वन में क्या क्या प्रॉब्लम्स लोगों को आई, फिर महात्मा गांधी ने आने के बाद चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में सत्याग्रह चलाया, क्यों चलाया, क्या प्रॉब्लम्स थी उन लोगों की। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद आते हैं कि वर्ल्ड वार वन खत्म हो गया और वर्ल्ड वार वन खत्म होने की लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे और उनकी उम्मीदें थी। दे होप्ड दैट आफ्टर वर्ल्ड वार वन देयर हार्डशिप्स विल रिड्यूस and the government will try to improve the condition, economic condition, social condition in India. But as per their expectations, as per their aspirations, British government did not react like that. British government responded in a very harsh manner. जो वर्ल्ड वार वन के टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था महात्मा गांधी को और नेशनल लीडर्स को कि आप हमें सोल्जर्स दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, और जैसे ही वर्ल्ड वार वन खत्म होगा हम आपकी डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लेंगे और आप लोगों का ख्याल करेंगे और सब सोसाइटी में बहुत सारे नए कानून बनाए जाएंगे और चीज़ों को सिंप्लीफाइड किया जाएगा, ईज अप किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लोगों की उम्मीद के खिलाफ सारी चीजें हो गई। जब सरकार को लगा कि अब लोग अपनी डिमांड्स रखेंगे और हालात खराब हो सकते हैं, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अफरा तफरी में रोलेट एक्ट पास कर दिया। मार्च 1919 में इंपीरियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसने भारत के लीडर्स के विरोध के बावजूद मार्च 1919 में रोलेट एक्ट पास कर दिया। तो दोस्तों, रोलेट एक्ट को लेकर के भी क्वेश्चन बनता है, रोलेट एक्ट कब पास किया गया और क्यों पास किया गया और क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्या प्रोविजंस थे इस एक्ट के अंदर। रोलेट एक्ट मार्च 1919 में पास किया गया, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पास किया गया और भारत के लीडर्स के विरोध के बावजूद इसको पास कर दिया गया। और ये बहुत ही सडनली और एक बिल्कुल हैसल वैसल में, मतलब बिना सोचे समझे सरकार ने यह कानून लागू कर दिया। इसके अंदर क्या प्रोविजन किया गया कि इंडियन पीपल who will be found criticizing the British policies and the British government could be detained in the jail for more than 2 years without any trial। यानी कि किसी भी भारतीय को अगर सरकार को शक होता है कि ये सरकार के खिलाफ कोई काम कर रहा है या सोच रहा है या मीटिंग कर रहा है या कुछ लिख रहा है, तो उसकी प्रॉपर्टी को भी कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा, कैप्चर कर लिया जाएगा, प्लस उसको बिना किसी ट्रायल के जेल में डाल दिया जाएगा। इस तरह के कानून को काला कानून कहा गया। महात्मा गांधी ने इस कानून को कहा दिस इज अ ब्लैक एक्ट, और इस ब्लैक एक्ट के अगेंस्ट डिसाइड किया गया कि हम इस काले कानून का विरोध करेंगे। तो रोलेट एक्ट के अगेंस्ट महात्मा गांधी ने सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया और ये डिसाइड किया गया कि ये जो सत्याग्रह होगा वो एक हड़ताल से शुरू होगा। एक हड़ताल रखी जाएगी 6 अप्रैल को और उसके बाद ये सत्याग्रह शुरू होगा। तो ऐसा ही हुआ अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग ऑफ महात्मा गांधी। 6 अप्रैल को हड़ताल से शुरू हो गया सत्याग्रह, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसको हल्के में नहीं लिया। जैसे ही हड़ताल शुरू हुई, सरकार ने बहुत ही इस मूवमेंट को क्लैंप डाउन करने के लिए बहुत ही सतर्कता के साथ और बहुत ही तेजी से एक्शन लिया। गांधी जी का दिल्ली में घुसने पर बैन कर दिया गया। गांधी जी वाज बेयर टू एंटर इन द दिल्ली एंड 2 इंपोर्टेंट लीडर्स ऑफ पंजाब वर अरेस्टेड, सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू। पंजाब के बहुत ही जाने माने इन्फ्लुएंशियल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। पूरे पंजाब में लोग इसके अगेंस्ट एजिटेट हो गए। गुस्साई भीड़ ने जहां तहां बिल्डिंगों पर हमले करने शुरू कर दिए। ऑफिसर्स से भिड़ंत हो गई, अंग्रेजों से भिड़ गए लोग, क्योंकि उनके बहुत ही प्रिय नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया था। ऐसे हालात में 10 अप्रैल को
पंजाब के हालात जब खराब हुए तो 10 अप्रैल को पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट के अगेंस्ट सत्याग्रह कब शुरू किया? तो 6 अप्रैल से हड़ताल से शुरू किया। इसके बाद मार्शल लॉ पंजाब में कब लगाया गया? तो 10 अप्रैल को, 4 दिन के अंदर, 4 दिन के बाद, विद इन 4 डेज में ही 10 अप्रैल को पंजाब में जब सत्यपाल और शफुद्दीन किचलू जैसे लीडर्स को अरेस्ट किया गया और गांधी जी को, बड़े बड़े बहुत सारे नेताओं को अरेस्ट किया गया, जेलों में डाल दिया गया, लाठी चार्ज किया गया, कई जगह तो बॉम्ब गिराए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लोगों को कंट्रोल करने के लिए सप्रेसिव मेजर्स उठाए गए। तो इस तरह से क्लैम्प डाउन कर दिया गया इस सत्याग्रह को। तो 10 अप्रैल को पंजाब के हालात को देखते हुए मार्शल लॉ लगा दिया गया। ये मार्शल लॉ क्या होता है? ये एक तरह का कर्फ्यू होता है, कर्फ्यू लगा दिया गया। जैसे लॉकडाउन के टाइम पर अभी हिंदुस्तान में बहुत सारे एरिया को लॉकडाउन किया गया था। किसी का घर से बाहर निकलना, किसी एसेंशियल चीज के लिए आप बाहर निकल सकते हो, अदरवाइज आप गलियों में घूम नहीं सकते। मास्क लगाना होगा, सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा। इस तरह का कर्फ्यू लगा दिया गया कि आप दुकानें बंद रहेंगी, ग्रोसरी की दुकानें बंद रहेंगी, जो इमरजेंसी शॉप्स हैं, मेडिकल फैसिलिटीज और छोट मोट चीजें, वो भी अंडर ऑब्जर्वेशन में रखी जाएंगी। इस तरह का कर्फ्यू मार्शल लॉ पंजाब में लगाया गया। तो ये मार्शल लॉ लगने के बाद जनरल डायर को पंजाब का कमांडर बना दिया गया, आर्मी कमांडर बना दिया गया, और उनको जिम्मेदारी दी गई कि यहां के माहौल को आप कंट्रोल कीजिए। तो फ्रेंड्स, मार्शल लॉ लगने के बाद 3 दिन के बाद बैसाखी का त्योहार था। पंजाब में बैसाखी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि पंजाब में ज्यादातर लोग एग्रीकल्चरिस्ट हैं, खेती करने वाले लोग, किसान लोग ज्यादा रहते हैं, और उनके लिए फसल की कटाई का यह त्योहार, जब फसल पक जाती है और फसल की कटाई का दिन जब शुरू होता है, तो बहुत ही खुशी का त्योहार होता है। और वहां जलियांवाला बाग के आसपास और जलियांवाला बाग में मेला लगता था, हर साल मेला लगता था, बैसाखी मनाई जाती थी। ठीक वैसे ही द पीपल वर नॉट अवेयर अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ मार्शल लॉ। लोगों को इसकी इतनी ज्यादा सीरियसनेस का नहीं पता था कि मार्शल लॉ कर्फ्यू जो लगा हुआ है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है या उसका कितना प्रभाव हो सकता है उनकी लाइफ पर। तो 13 अप्रैल को 1919 को जलियांवाला बाग में हमारे बहुत सारे सिख भाई, महिलाएं, बच्चे मेले में आए और वहां पर त्योहार मनाया जा रहा था। जब जनरल डायर को यह बात पता चली तो वो अपनी आर्मी को लेकर के जलियांवाला बाग पहुंच गया, और वहां इस बाग में आने जाने का जो एकमात्र रास्ता था उसको ब्लॉक कर दिया गया, किसी को भी निकलने नहीं दिया गया, और फायर ओपन करने का हुक्म सुना दिया जनरल डायर ने। 1200 से ज्यादा लोगों को कत्लेआम कर दिया गया, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया, बहुत सारे बच्चे कुएं में कूद करके अपनी जान दे दी, और बहुत सारे सैकड़ों लोग कुएं में कूदने से मर गए। कुछ बच्चों को दीवार के दूसरी तरफ फेंक दिया गया, उनमें से बहुत सारे बच्चे मर गए, कुछ बच गए। ऐसे 2200 लोग जो वहां एकत्रित थे, उनमें से 80% लोग मारे गए, 1200-1300 लोग मारे गए, बहुत सारे लोग जख्मी हुए। इस तरह का मैसेकर जो भारत के इतिहास में एक काले दिन के रूप में याद किया जाता है। जब ये मैसेकर इनोसेंट लोगों को ऐसे ब्रिटिश सरकार ने मारा, तो यह खबर बहुत तेजी से पूरे भारत में फैली और लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पहले ही ब्रिटिश सरकार के इंक्रीज टैक्सेस से और कीमतों के बढ़ने से और इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक फैलने से, बीमारियां फैलने से 120 करोड़ लोग, 120-30 करोड़ लोग तो इस तरह के पेंडेमिक से, प्लेग से मर चुके थे। सूखा पड़ गया था, फूड शॉर्टेज हो गई थी, लोग वैसे ही परेशान थे। ऊपर से बैसाखी का त्योहार मनाने वाले इन निर्दोष लोगों को, औरतों को, बच्चों को जनरल डायर ने इतनी क्रूरता से मार दिया। ऐसे में फिर डिसाइड किया गया कि जलियांवाला बाग में शक्कर के बाद अब डिसाइड किया महात्मा गांधी ने कि अब हमें एक देशव्यापी बहुत ही बड़ा आंदोलन चलाना होगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद शुरू हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसी समय एक छोटी सी बात मैं और यहां पर आपको क्लियर कर दूं कि इस समय मुसलमान भी, वर्ल्ड वार 1 में मुसलमान भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से पहले ही अंग्रेजों के खिलाफ एक मूवमेंट चला रहे थे, जिसे कहा जाता है खिलाफत मूवमेंट। वर्ल्ड वार 1 में जो अलाइड पावर्स सेंट्रल पावर्स के खिलाफ लड़ रही थी, तो सेंट्रल पावर्स में ही ऑटोमन एम्पायर था, जो कि टर्की में
मुस्लिम किंगडम था। तो अंग्रेजों ने वर्ल्ड वार वन में इस मुस्लिम किंगडम को खत्म कर दिया और वहां के जो बादशाह थे, वहां के जो मुस्लिम रिलीजियस गुरु थे, जो मोहम्मद के सक्सेसर माने जाते थे, उनके ऊपर बहुत सारी इनह्यूमन ट्रीटी इंपोज कर दी गई, उनकी शक्तियां छीन ली गई, उनकी आर्मी को डिसबैंड कर दिया गया, उनकी सारी टेरिटरीज को कैप्चर कर लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो जब अंग्रेजों ने मुसलमानों के ऊपर ऐसे अत्याचार किए तो भारत में रहने वाले मुसलमान भी चुप बैठने वाले नहीं थे। अंग्रेज उनके दुश्मन हो गए और अपने दुश्मनों के खिलाफ हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों ने एक मूवमेंट चला रखी थी वर्ल्ड वार वन के टाइम से ही, एंड दैट वाज कॉल्ड खिलाफत मूवमेंट। अब गांधी जी ने इन मुसलमानों को मीटिंग के लिए बुलाया और कलकत्ता में एक मीटिंग हुई जिसमें डिसाइड किया गया कि तुम्हारा दुश्मन भी कौन है? अंग्रेज है। और हमारा दुश्मन भी कौन है? अंग्रेज है। तो हम अलग अलग क्यों लड़ रहे हैं? जब तक हम एक होकर के नहीं लड़ेंगे तब तक हम अंग्रेजों को हिला नहीं सकते। प्रशासन को अगर हिलाना चाहते हो, अंग्रेजों को अगर हिलाना चाहते हो, देश में उनको एक मैसेज देना चाहते हो, तो मिल करके लड़ना होगा। तो दोनों फैक्शंस ऑफ सोसाइटी ने डिसाइड किया कि अब हम मिल करके एक मूवमेंट चलाएंगे और इस प्रकार दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में घोषणा की गई कि जनवरी में यानी 1921 में नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट इकट्ठा चलाया जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया, कुछ डेट्स कवर की, कुछ इवेंट्स कवर किए और मैंने बताया कि किस तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीजें घटित हो रही थी और हमारी नेशनल मूवमेंट जो है फ्रीडम स्ट्रगल की तरफ जा रही थी। हिंदू मुस्लिम एकता और उसके बाद धीरे धीरे बाकी के सारे फैक्शंस, किसान, व्यापारी, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, नवाब्स, लोकल रूलर्स, सोल्जर्स, धीरे धीरे ये सब यूनिफाई होने लगेंगे और इस तरीके से ये जो एक अजीब सा सेंटिमेंट और फ्रेटर्निटी और ब्रदरहुड की जो एक माहौल, एक सेंस क्रिएट हो रहा है लोगों के मन में, यही तो हमारे भारत में राष्ट्रवाद का निर्माण करेगा। इसके बाद जो पैट्रियोटिक सॉन्ग्स बनाए गए, जो रोमांटिक पोइट्स थे, जो राइटर्स थे, सोशल रिफॉर्मर्स थे, रविंद्रनाथ टैगोर, अभिनंदन टैगोर जैसे लोग बहुत सारे आइकन्स बनाएंगे। हिंदुस्तान भारत माता की एलिगोरी बनाई जाएगी, सिंबल्स बनाए जाएंगे और पैरेलल टू दिस मूवमेंट दिस नेशनलिस्टिक फीलिंग विल आल्सो ग्रो अप। तो ये है हमारा चैप्टर। तो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में इतना ही काफी है। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे हुआ, कैसे चला ये सब, उसके बाद क्या हुआ और कैसे भारत को आजादी मिली, बाकी चीजें कवर करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।